बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करते हैं बड़े मामले से। वो ज़ुबान बंद न रखने की वजह से, वो पिछले हफ्ते की बात है, टीवी के डिबेट में नपुर शर्मा आती है और नपुर शर्मा मज़हब इस्लाम या यूँ कहें हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं। और उसके बाद मुल्क में कई मामलात को लेके बवाल भी उठना शुरू हुआ। जुम्मे के दिन बाद में मुजाहरे भी हुए, कानपुर से लेके दूसरी जगहों पर हल्ला भी हुआ, 200 से ज़ायद गिरफ्तारियां भी हुई। और उस सब के बीच में मामला मुल्क के अंदर ही था कि अचानक मुल्क के बाहर से बड़ी बात हुई, बड़ा सवाल उठने लगा और मुल्क को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। एक खातून बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन नपुर शर्मा जब ये सब कुछ बता रही है, तो उसके बाद जब मुल्क के नायब सदर कतर और उसके साथ साथ खलीजी ममालिक के दौरे पे जा रहे थे, तो वहाँ के हुक्काम ने, वहाँ की सरकारों ने भारत के सफारतकारों को बुलाया, पूछा उनसे क्या हो रहा है, दिमाश किया और एहतजाज दर्ज कराया। और ये एहतजाज न सिर्फ खलीजी ममालिक ने शुरू किया, बल्कि उसके साथ साथ सऊदी अरब और उसके साथ साथ ईरान ने भी इस पे अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। लगभग एक हफ्ते तक ये सब कुछ चलता रहा। मुल्क में इस पे सवाल उठा, जम्मू कश्मीर में कोई बात कोई लीडर कर नहीं सका, लेकिन बात जब बाहर से निकली तो मुल्क से लेके जम्मू कश्मीर तक और मुल्क से लेके खलीजी ममालिक तक इस सवाल पर बड़ा मामला उठने लगा। जम्मू कश्मीर में भी कुछ लीडरान ने फिर अपने ट्वीट्स किए, लेकिन पहला ट्वीट जो आया वो खलीजी ममालिक से आना शुरू हुआ और यही बताया जाने लगा कि टीवी डिबेट में जो कुछ बताया गया है वो उस पर हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बात जब मुल्क में पहुंची तो मुल्क में अचानक क्या फ़ौरन बीजेपी ने नपुर शर्मा को पार्टी से अलग किया, बताया ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, सियासी बयानात भी आने लगे, लेकिन अक्सर मुसलमानों के दिल इस पर बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं और बहुत ज़्यादा अक्सर मुसलमान इस पर बात करते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने किसी मज़हब के ख़िलाफ़ ऐसी बात की होती तो उस पर UAPA लगाया गया होता। लेकिन नपुर शर्मा बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है? सिर्फ उसको पार्टी से हटाने से बात नहीं बनेगी। और सबसे पहले सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने। मुल्क में मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि मुल्क में जो कुछ भी सूरत हाल हुई है उसके पीछे बीजेपी का वही फार्मूला है जो अब तक करते आ रहे हैं। 5 सालों से या यूं कहें 10 सालों से लगातार मुसलमानों को हाशिए की तरफ लेने वाली बीजेपी को अब झेलना पड़ा है और इससे मुल्क को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी को सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस सारे मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है। और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्री
असुद्दीन ओवैसी जो कुछ भी हुआ है इस पे रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। दुनिया में मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुनिया का कोई भी मुसलमान, चाहे वो सिर्फ नाम का ही मुसलमान हो, वो उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और फिर मुल्क के टीवी डिबेट में मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन जो बयान दे रही हैं, उस पर सबके खून खोल उठे हैं। मुल्क में भी हुआ और मुल्क से बाहर भी रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। मुल्क से बाहर रद्द-ए-अमल आना के साथ साथ मुल्क के बाहर यानी खलीजी ममालिक, ख़ासतौर पे इस्लामी ममालिक में इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। इस्लामी ममालिक की ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन लगातार कश्मीर के मामले को लेकर मुल्क के खिलाफ या यूं कहें हिंदुस्तान के खिलाफ बयानात जारी करती रहती है, लेकिन कल के इस मामले में मुल्क को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे आना पड़ा है। सबसे पहले मुल्क की जो तिजारती हल्के हैं उनको बहुत ज़्यादा वो इससे दचका भी लगा है। दुनिया के कई इस्लामी ममालिक में जो भारत के प्रोडक्ट्स थे, बेचे जा रहे थे, वहाँ के स्टोर्स में थे, उनको बाइकआउट का सामना भी करना पड़ा। और फिर इस बाइकआउट से लेके अब ट्रेंड सऊदी और दूसरे खलीजी ममालिक में ये भी हो गया है कि वहाँ पे मुस्लिम ममालिक के अक्सर लोग ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का बाइकआउट किया जाए। साफ जाहिर है हिंदुस्तान का बाइकआउट होगा तो नहीं, लेकिन मुल्क की जो शान में जो गुस्ताखी हो रही है या मुल्क का जो सर झुकाया जा रहा है, वो एक खातून ने बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने झुकाया है। और उसके लिए सिर्फ उसको सस्पेंड करना कोई बड़ा फैसला नहीं है, कोई बड़ा सज़ा नहीं है। और आपको बताते चले रद्द-ए-अमल सबका आ रहा है और ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक से लेके मुस्लिम उम्मत इस सारे मामले पे खामोश दिखाई नहीं दे रही है। ईरान का बयान आया, तुर्की का बयान आया, सऊदी का बयान आया, कुवैत और दूसरे खलीजी ममालिक का बयान आया और ख़बरें हैं कि अफ्रीका के इस्लामी ममालिक ने भी इस सारे मामलात पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, क्योंकि शान गुस्ताखी हुई है। और शान गुस्ताखी पर कश्मीर में चुप्पी ही सही, लेकिन मुल्क से लेकर दुनिया में कोई भी मुसलमान खामोश नहीं था। और इस सारे के बीच में बीजेपी के पर वार करने के लिए कांग्रेस को भी मौका मिला है। और कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने कल के बीजेपी के नपुर शर्मा को सैक करने के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया है कि ये गलती बीजेपी ने की है, मुल्क ने नहीं की है, अवाम ने नहीं किया है। मुल्क और अवाम क्यों माफ़ी मांगे, बीजेपी माफ़ी मांगे, गलती हिंदुस्तान की नहीं बल्कि गलती एक पार्टी की है। और ये सब कुछ बकौल पवन खेड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने, बीजेपी ने लगाम खुली छोड़ दिया, किसी का मुंह बंद नहीं किया है। टीवी डिबेट्स में उस तरह सा अनाप शनाप बका जा रहा है जिसका बर्दाश्त करना भी हद से बाहर हो ही जाता है। ज़रा पवन खेड़ा को सुनते हैं, बीजेपी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, क्योंकि मौका है बीजेपी को इस टाइम बैकफुट पे लाने का और इससे कोई जाने नहीं देता। गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा। आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है। एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया और भारत माफी मांग रहा है। हमें इस बात को हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान की मूल्यों को सदैव आदर करता है। नहीं करते होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो भुगते खामियाजा, वो मांगे माफी। भारत को माफी नहीं मांगनी चाहिए, गलती भारत की नहीं है। प्रधानमंत्री, अगर आप सही समय पर बोल देते और अपने समर्थकों को, भक्तों को चुप करा देते, टीवी के एंकर्स जो जहर घोलते हैं वो आप रुकवा देते। टीवी के एंकर जो जहर घोलते हैं वो रुकवाना ज़रूरी है, क्योंकि शाम को प्राइम टाइम डिबेट में हर किसी टीवी चैनल पे अगर डिबेट होता है तो हिंदू मुसलमान का डिबेट होता है, मंदिर मस्जिद का डिबेट होता है। बाबरी मस्जिद का मामला ठंडा हुआ तो ज्ञानवापी मस्जिद उठाई गई और अब इन डिबेट्स के दौरान इस्लाम पर और हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, और ये गुस्ताखी दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इससे मुल्क को बैकफुट पे आना पड़ा है, मुल्क का नुकसान भी हुआ है। अगर इस वक्त इस्लामी ममालिक जिसमें ख़ास तौर पर सऊदी
का मुल्क शामिल है या खलीजी ममालिक शामिल हैं, अगर वहाँ पे जो हिंदुस्तानी बिजनेस करते हैं, जो हिंदुस्तानी वहाँ पे जॉब्स करते हैं, अगर उस मामले में कहीं उनने कोई कदम उठा लिया तो मुल्क जो पहले ही बेरोजगारी के मसले को लेकर बहुत परेशान है और परेशान हो जाएगा, और ज़्यादा यहाँ पे हालात ख़राब होंगे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। और इस वक्त जो कुछ भी सोशल मीडिया ट्वीट्स के ज़रिए मुल्क में कुछ लोग जो है, कुछ जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, उनको समझना चाहिए, और अगर वो समझते नहीं हैं तो उनको समझाने की ज़रूरत है। उस तरह से समझाना है जिस तरह डोज़र चलाया जाता है, मुसलमान करे तो डोज़र चलाया जाता है, और इन लोगों ने किया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये मामला ज़रा बहुत से लोगों को खटकता है, और मुल्क में भी मुसलमान इसको देखते हुए, इसको समझते हुए इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कि बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों कानून सिर्फ मुसलमान के लिए, क्यों इन लोगों पे कानून क्यों नहीं चलाया जाता है। ये अक्सर मुसलमान कहते रहते हैं, लेकिन कश्मीर में भी बहुत कुछ कहा जाता है। कश्मीर में पंडितों की किलिंग्स हुई, टारगेट किलिंग हुई, उसमें मुसलमान भी मारे गए, पंडित भी मारे गए, नॉन मुस्लिम्स में हिंदू भी मारे गए, गैर रियासती भी मारे गए, रियासत के भी मारे गए। और पिछले दिनों चाडूरा के इलाके में ईंट भट्ठे में हुई गोली, और उसके बाद बिहार के एक छोटे नौजवान की मौत के बाद हालात जो हैं उस पर सरकार पूरी तरह से नज़र रखी हुई है। लेकिन आज पुलिस ने अकरम मीर के फर्जंद मोहम्मद यूसुफ मीर, जिसका ये बट था, जिसका ईंट भट्ठा था साकने चित्रागाम चाडूरा, उसको गिरफ्तार किया है। उस पर इल्ज़ाम पुलिस का है कि उसने लापरवाही बरती, सरकारी हुक्मनामे की अदूली की, और उस पर पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर किया है। इल्ज़ाम है कि उसने हुक्म अदूली की, सरकारी अहकामात को नहीं माना। और सरकारी अहकामात क्या थे, ये बड़ा सवाल है। हमने मुकामी लोगों से, हमने ईंट वालों से पूछा जो बट के साथ हैं कि अहकामात सरकार के क्या थे, किस तरह से अहकामात करने थे। तो बट वालों ने, जो ईंट भट्ठे, उनका कहना था कि सरकार उन्हें बता रही है कि हर ईंट भट्ठे के आसपास, आगे पीछे हर जगह सीसीटीवी फुटेज, कैमराज नस्ब किए जाए। साथ साथ में ईंट भट्ट के मालिकान बता रहे हैं कि उन्हीं की दीवार बंदी की जाए, ईंट भट्ठे जहाँ पे भी हैं, जितने एरिया में ईंट भट्ठे, उसकी दीवार बंदी की जाए। और इसके साथ साथ जहां जिस भी ईंट भट्ठे पर गैर रियासती मजदूर काम करें, उनके लिए कश्मीर के मजदूरों को बतौर सिक्योरिटी गार्ड हायर किया जाए। और ये मामला जो है, इस पे लोग जो हैं, ईंट भट्ट वाले जो हैं, मीडिया को तो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, सरकार को बताने की बात जब की जाती है कि सरकार के सामने ये पॉइंट्स क्यों नहीं उठाए, तो बताते हैं कि सरकार सुनती नहीं है, हमारा नहीं सुनती है। ये ईंट भट्ट के लोग कहते हैं, और इसमें कई तरह की बातें जो हैं वो निकल के आती हैं। पहली बात यही कि क्या वाकई में इन ईंट भट्टों के आसपास जो बड़े एरियाज में हैं, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। दूसरी बात कि वहाँ पे इनको दीवार बनाने की जो बात की जाती है, बड़े एरिया पर ईंट भट्ठा होता है, कितने की दीवार बनाएगा, जितनी वो साल की ईंटें निकालेगा, क्या उतनी पहले उसको उसकी दीवार बनाने में खर्चा तो नहीं होंगी। यानी मामला जो है वो यहाँ पे एक और आ जाता। और तीसरा कि अब सिक्योरिटी कवर जो है, लोकल नॉन लोकल, उसके हाथ में डंडा दे दो और वो इनकी सिक्योरिटी करेगा, क्या वो सिक्योरिटी कर पाएगा, ये भी सवाल वो पूछ रहे हैं। और साथ साथ में बता रहे हैं कि इतने खर्चे जब हमें करने होंगे, तो खर्चे करने के बाद ये खर्चे की वसूली जो हम है वो इस ईंट भट्टे से ही, इन ईंट की कीमतों से ही निकालेंगे, तो बाजार में ईंटें और भी महंगी होंगी। और महंगी होंगी भी क्यों नहीं, ऑलरेडी मजदूर जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जब ये सारे खर्चे होंगे तो इसकी भरपाई तो ईंटों से ही निकालनी है। तो बाजार में जहां डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पहले ही रोड़े अटकाए हुए हैं, पहले ही हो नहीं रहे, वहीं ईंटों की कीमतों में फिर इजाफा अगर होगा तो लोग उसको बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगी या नहीं, ये भी अपनी जगह पे सवाल है। लेकिन सवाल जो है कि क्या इन ईंट भट्ठों को लेकर सरकार के जो अहकामात हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और जो इम्प्लीमेंट ना करे उसकी गिरफ्तार किया जा सकता है। कायदे और कानून में ऐसा है, गिरफ्तार हो सकता है, ठीक है, गिरफ्तारी तो क्या उसकी जमानत हो सकती है या उसको यूएपीए लगेगा, ये भी हमसे लोग पूछ रहे हैं। और हम ये सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि क्या करती है सरकार, कैसे इस मामले को देख रही है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, फारूक अब्दुल्ला जनूबी कश्मीर में थे, और जनूबी कश्मीर में कई लोगों से मिलने के बाद, अवामी वफूद से मिलने के बाद, फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की, और मीडिया ने उनसे पहला सवाल यही पूछा कि ज़रा कश्मीर के हालात के बारे में क्या है आपकी राय, कैसे हालात। और साथ साथ में फारूक अब्दुल्ला से ये भी पूछा कि जो सिचुएशन बनी हुई है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, उसमें कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी के हवाले से किस तरह के इकदाम, किस तरह के आपके मशवरे हैं। और फारूक अब्दुल्ला से यहाँ ये भी मीडिया ने पूछा कि आपने पिछले दिनों एलजी से मुलाकात की, तो क्या रहा उस मुलाकात में। जवाब सुनिएगा फारूक अब्दुल्ला का, क्या बताया फारूक अब्दुल्ला ने। इलेक्शन करने चाहिए, ये जो हुकूमत है ये लोगों की हुकूमत नहीं है, ये अफसरशाही है।
और जब तक लोगों की हुकूमत नहीं आएगी तो लोगों की मुसीबतें दूर नहीं होंगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों की हुकूमत बने, लोग वोट डालें, लोग अपनी हुकूमत लाएं। सर खतरनाक सिचुएशन है और इसका असर मुल्क पे भी पड़ रहा है। अभी कश्मीर के एक स्टूडेंट को मार दिया है वहाँ पे चंडीगढ़ में। ये तशवीशनाक चीज़ हो रही है। पंडितों को फिर से बसाना और पंडित फिर भागना चाहते हैं। देखिए, हम तो चाहते हैं कि वो रहें, या अब उन तक है और सरकार तक है, देखें कि इनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सके कि ये अपने दिल से यहाँ रह जाए, तो जोर ताकत से। चलिए, आपने फारूक अब्दुल्ला को सुना। फारूक अब्दुल्ला ने लफ्ज़ चंडीगढ़ में कश्मीर के बच्चे को मारा गया, मारा जाना पिटाई का मतलब है, ये उनकी वो हलाकत वगैरह का मामला नहीं है, थोड़ा हम आपको साफ कर दें। वहाँ कुछ बच्चों की पिटाई हुई है और फारूक अब्दुल्ला ने उसी पिटाई के हवाले से बताया, क्योंकि कश्मीर में आमतौर पे पिटाई को मारा जाना ही कहा जाता है। और आपको बताएं, फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ ये भी बताया कि 2019 में 370 हटाया गया। सरकार दावे कर रही थी कि यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी 370 हटाए जाने के बाद, तो सरकार बताए क्या 370 के बाद मिलिटेंसी ख़त्म हुई है? ये बहुत से सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर की हालत भी बताई, सरकार का भी बताया, इंतखाबात की भी बताया। और इंतखाबात के हवाले से हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इंतखाबी अमला बड़े ज़ोर शोर से अब दिनों कार्रवाई कर रहा है। आपके जो वोटर लिस्ट वगैरह हैं वो मुरतब की जा रही हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी मीटिंगों पे मीटिंगें कर रहा है। लगता यूँ है कि इंतखाबी बिगुल जो है वो बज भी सकता है। कुछ सियासी हल्के बता रहे हैं कि इंतखाबात इस साल आखिर तक हो सकते हैं, लेकिन बहुत से सियासी हल्के ये भी बता रहे हैं कि इंतखाबात अब की बार इस साल नहीं होंगे, हो सकता है अगले साल उन पर कुछ नजरसानी हो। लेकिन सियासी तजज़ियानिगार एक और सवाल लेके खड़ा है और सवाल बता रहे हैं कि कश्मीर के पिछले दिनों की टारगेट किलिंग से लेके बाकी मामलात और उसके बाद जो कुछ भी निपुर शर्मा के बयान से हुआ है, उसमें कहीं न कहीं अब दिल्ली मजबूर हो रही है इंतखाबात कराने के लिए। कश्मीर के जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनमें कश्मीरियों को बीच में साथ में लेके चलने की, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर में PDP। कुछ सियासी हल्के ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली ट्रैक 2 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP से भी बातचीत कर रही है, हालात से लेके मुल्क के हालात और उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पे जो कुछ भी है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को साथ लेके चलने की तरगीब भी दी जा रही है। लेकिन आपको ज़रा अब शहर का हाल भी बताएं। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आई है, उसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहा जाता है। और ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत या यूँ कहें संग मील या संग बुनियाद आज श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई जगहों पे पत्थर लगा के भी की। मनोज सिन्हा ने यहाँ इस श्रीनगर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का इफ्ताह करते हुए बताया कि यहाँ साइकिल ट्रैक भी बनेंगे, डल की खूबसूरती को बहाल भी किया जाएगा। और यहाँ पे अतर आमिर जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर भी हैं, उन्होंने LG मनोज सिन्हा को ये श्रीनगर के स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है उसके हवाले से उनको बताते हुए बताया कि तरक्की का एक दौर या यूँ कहें खुशहाली और उसके साथ साथ खूबसूरती का एक दौर श्रीनगर में शुरू किया जा रहा है। और LG मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में बताया कि 74 करोड़ रुपए से श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का आज उन्होंने इफ्ताह किया, संग बुनियाद रखा। और इसका संग बुनियाद रखते हुए यहाँ टूरिज़्म भी फैलेगा, यहाँ कश्मीरी भी फूलेगा और यहाँ पे कश्मीर की खूबसूरती भी दोबाला हो जाएगी। हम ज़रा मनोज सिन्हा को पहले सुनते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे मनोज सिन्हा ने मीडिया से भी बात की। मोटे तौर पर देश में श्रीनगर शहर को लेकर के या डल को लेकर के देश और दुनिया में एक अच्छी धारणा रही है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये कोशिश की जा रही है उस धारणा को और मजबूत किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जितनी परियोजनाएं या प्रोजेक्ट आज ली गई हैं ये बड़े आइकनिक हैं और उसमें एक बात का ध्यान। चलिए, मनोज सिन्हा ने श्रीनगर की स्मार्ट सिटी का आज बाज़ाब्ता तौर पे संग बुनियाद भी रखा। लेकिन आपको बताएं 2 दिन बाद खीर भवानी तुलमुला का मेला भी शुरू होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये खबरें आ रही थी कि अब की बार ये मेला नहीं होने वाला है, लेकिन सरकारी सतह पे इसकी तरदीद की जा रही है और पूरी तरह से सरकारी सतह पे तैयारी भी की जा रही है। ताहम खीर भवानी में अब की बार जो लगभग 2 साल के बाद कोविड की वजह से 2 साल बंद रहा था, उसके बाद दोबारा अब की बार जो शुरू होने वाला था उसमें उस तरह का जोश खरोश की बार देखने को नहीं मिला है। एक हफ्ता पहले ही पिछली बार हम देख रहे थे कि यहाँ जो यात्री आ रहे थे, यहाँ सरकार पूरी तरह से गहमा गहमी थी, पूजा हो रही थी, हवन हो रहे थे और यहाँ पे सो मिलनसार या भाईचारा जो रिवायत रहती है वो देखने को मिलती थी। लेकिन आपके बाद
अब की बार खामोशी है, सन्नाटा है, वो चहल पहल नहीं है और ये सब कुछ कहते हैं कि हालात की मार जो पड़ी है उसकी वजह से हो रही है। लेकिन सरकारी सतह पे पूरे इंतजाम भी किए गए हैं और यात्रियों को पूरी तरह से सुरक्षा देने, उनकी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं और यूँ कह सकते हैं कि आएंगे वो और आके यहाँ पे एक बार फिर अपने पवित्र दर्शन भी करेंगे और साथ साथ में जो कश्मीरी और कश्मीरी पंथों के जो भाईचारे की पुरानी अलामतें थी वो दोबारा बहाल होंगी। लेकिन आपको नाज़रीन अब ज़रा दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं और ये है तामीर और तरक्की और उसके साथ साथ चाइल्ड मोर्टलिटी की रेट का मामला और उसमें जम्मू कश्मीर तरक्की के पायदानों में आगे बढ़ चुका है। श्रीनगर में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्ताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया और MCH की इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क भर से लेके जम्मू कश्मीर की उन शख्सियात ने शिरकत की, अपने मकाले पढ़े, अपने लिटरेचर से यहाँ पे लोगों को जानकारी दी, जो हमारी रिसर्च कर चुके हैं, जो हमारी मोर्टलिटी रेट ख़ास तौर पे चाइल्ड मोर्टलिटी रेट के हवाले से इक़दाम उठा चुके हैं और ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर जो पहले इंटीग्रेटेड मोर्टलिटी रेट में 20 पॉइंट था, अब उसमें तरक्की करते हुए नीचे आ चुका है, अब 17 पॉइंट भी हैं और यहाँ पे सरकार ने कई स्कीमें भी लॉन्च कर रखी हैं और इन स्कीमों को लॉन्च करने से मुल्क में सेहत के शोबे को बढ़ावा भी मिलेगा। MCH कनक्लेव 2 रोज़ा MCH कनक्लेव आज श्रीनगर में शुरू हुआ और यहाँ पे हमारे जो ओहदेदार हैं उन्होंने इस हवाले से जानकारी भी दी। मुझे आज के इस प्रोग्राम जम्मू कश्मीर यूटी का पहला MCH कॉन्क्लेव नेशनल हेल्थ मिशन के बिहाफ पे ऑर्गेनाइज करते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में रिलीज किए हुए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS सर्वे के रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें हमारा IMR 20 पॉइंट से 3 पॉइंट डिक्रीज करके 17 पॉइंट पे आया है, जो कि पूरे मुल्क में हमारे लिए खुशी की बात है। 20 पॉइंट से 17 पॉइंट आया है, 3 पॉइंट की हमारे यहाँ कमी हुई, यानी हम मोर्टलिटी रेट जो बच्चों की है ख़ास तौर पे उसमें हम कहीं ना कहीं ग्राफ जो हमारा ऊंचा हुआ है और ये हमारे लिए अच्छी खबर है। हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन कंट्रोल करने के साथ साथ जो लोग इस कंट्रोल करने में अपना रोल अदा करते हैं उनकी सूरत आपको दिखाते हैं। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वो लोग हैं जो इस सारे मामलात में, चाहे मोर्टलिटी रेट हो, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन इन्हें वापस में क्या मिलता है? अक्सर आप देखिएगा सड़कों पे नज़र आते हैं और सड़कों पे ये किसी बड़ी चीज़ के नज़र नहीं आती हैं, ये कोई महल बनाना नहीं चाहते हैं, ये मामूली अपनी वो वक्त में तनख्वाह और थोड़ी सी तनख्वाह में इजाफा जो जेन्युइन इनकी डिमांड मानी जाती है उसकी बात करते हैं। और आज भी ये मुजाहरा श्रीनगर में था, श्रीनगर की सड़कों पर बैठ के ये उन खवातीन का मुजाहरा था जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में अपना देती रही हैं, 24 घंटे काम करती हैं, अपना खून पसीना देती हैं, लेकिन बाद में नाम किसी और का भी लगता है, इनको नाम भी नहीं चाहिए, लेकिन इनको मजदूरी भी ना वक्त पे मिलती है, ना ही वो मजदूरी मिलती है जिसके ये हकदार हैं। फटाफट में इनका सुन लेते हैं, वक्त कम है। हम फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है, फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर्स है हम। हमारी सैलरी जो है ना जनवरी से पेंडिंग है और जो हम NPS में आते हैं और जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको 7 महीने की तनख्वाह बंद है। टोटल कितनी आप जिनकी सैलरीज बंद है? हमारा तनख्वाह नहीं मिलती है, वक्त पे नहीं मिलती है, बाकी मामलात हैं वो छोटे से मामलात हैं। लेकिन आपको बताएं एक बड़े मामले पे हमारी नज़र और यह है माहौलियात। और माहौलियात के आलमी दिन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों में भी माहौलियात के हवाले से जानकारी आ ही जाती है। और शेख उल आलम सेकेंडरी स्कूल दोबीवन टंगमर्ग में माहौलियात के दिन के तौर पे आज रैली भी निकाली गई और ये रैली इलाके स्कूल से शुरू होकर वुसन क्रॉसिंग पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें स्कूली तलबा भी थे, उस्ताद भी थे, इलाके के लोग भी थे और माहौल को बचाने के हवाले से लोगों को आगाही दी जा रही थी, लोगों को ये बच्चे बता रहे थे। और इस रेले के दौरान एक दिलचस्प वाक़ा भी देखने को मिला। इस रेले के दौरान कुछ सयाह पहल गुलमर्ग की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब उनने खूबसूरत से बच्चों को देखा तो अपना वो चाहत है वो उससे छुपा नहीं सके, फौरन गाड़ियां रोकी, नीचे उतरे, बच्चों से बातें भी की, बच्चों से माहौलियात के बारे में भी जाना। हम पहले उसकी बात सुनते हैं जो बाहर से आया था, लेकिन हमारे बच्चों की खूबसूरत चेहरे देखने के बाद रुक नहीं सका। जरा उनका सुनते हैं। हमने जो रैली निकाली इसका ये मकसद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें अपने माहौल का साफ़ रखना चाहिए, आलूदा नहीं करना चाहिए, मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। उस मकसद से मतलब कि ऑक्सीजन हमें ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हम बोलते कि
हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वो तो हमें फॉरएवर के लिए नहीं रहेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हम एफॉरेस्टेशन करें, पेड़ लगाएं, उससे हमारा माहौल साफ रहता है। ये प्लास्टिक हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, जिस चीज़ से हमारा मतलब कि जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आया था तो मुझे रास्ते में मैं गुलमर्ग जा रहा था तो मुझे इन बच्चों के जो स्कूल के बच्चे हैं इनके एनवायरनमेंट डे पर इन्होंने एक रैली निकाली थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने अपनी गाड़ी रोक के इन बच्चों के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई और ये देख के मुझे अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर में जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे पॉलीथीन गंदगी ना फैलाएं। और ये जो बच्चे आज पॉलीथीन गंदगी ना फैलें, ये सयाबी बता रहा था और हमारे वो बच्चे भी बता रहे थे। हमारे शेखुल आलम सेकेंडरी स्कूल दोबीवन टंगमर के बच्चे भी बता रहे थे, क्योंकि ये पॉलीथीन हमारे माशरे के लिए, हमारे माहौल के लिए और हमारी सेहत के लिए मुज़िर है। इसका मुकाबला करना है। बताते हैं कि कश्मीर में कैंसर के केसेस की असल वजह जो है वो पॉलीथीन का इस्तेमाल भी है। तो बचना है, बचाना है सबको, इसके लिए इकदाम भी उठाने। लेकिन बताएं, देख रहे थे आप जी के स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। रखेगा आप अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखेगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।